हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूटन की गति के तृतीय नियम से रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए हम आगे की ओर चलते हैं तो पैर से जमीन पर एक विपरीत प्रतिक्रिया बल लग रहा होता है जिसके कारण हम आगे की ओर जा रहे हैं। नदी पर तैरते हैं तो हाथ से पानी को पीछे धकेलते हैं तो हमारा शरीर आगे की ओर जाता है। नाव जब चलता है, नाव में देखते होंगे तो जो आपका नाव होता है उसमें पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं जिससे छोटा नाव आगे की ओर जाता है। अभी मत कह देना सर बड़े जहाज की बात कर, मैं नाव की बात कर रहा हूँ। तालाब में एक छोटा सा नाव तैरता है तो व्यक्ति क्या करता है कि पानी को पीछे की ओर ले जाता है, नाव आगे की ओर जाता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जब दौड़ते हो तो देखते हैं दोनों हाथ से हम आगे पीछे हाथ को करते हैं जिससे कि आगे का हवा पीछे की ओर जाए, हमारा शरीर आगे की ओर जाए। समझ रहे हैं? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बंदूक दागते समय गोली आगे की ओर जाता है, झटका पीछे की ओर लगती है। तो ये न्यूटन गति का तृतीय नियम है। चलिए शुरू करते हैं क्रम से। पहले कुछ समझते हैं कि हम मान के चलेंगे भाई साहब कोई ना कोई तो पिंड लेकर चलेंगे तभी तो समझ में आएगा। दो आपको दिख रहा है पिंड, एक हमारे पास एक पिंड ए है, ठीक है, और दूसरा पिंड बच्चों बी है। दो पिंड है, एक पिंड ए और दूसरा पिंड बी, दो पिंड, ठीक है। यदि हम इन पिंडों का द्रव्यमान देखें तो कहीं ना कहीं पिंड का द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान मानकर चलते हैं, एक पिंड का द्रव्यमान m1 तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2। द्रव्यमान है m1 और m2 है। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ तो वेग भी होगा बच्चों। वेग मान के चलते हैं, इसका प्रारंभिक वेग कितना u1 और इसका प्रारंभिक वेग u2। यानी जब कोई वस्तु चलना शुरू करता है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, है ना। मतलब यहाँ पर दो पिंड ले लिया हमने, m1 और m2 द्रव्यमान है जिनका, a और b दो पिंड है, ठीक है, a और b दो पिंड है तो इनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। इतना क्लियर है। कोई वस्तु प्रारंभ में चलना शुरू करता है तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, तो इनका वेग है u1 और u2। अच्छा, संवेग बराबर कितना होता है बच्चों? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी a का जो संवेग है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, और जो b का संवेग है वो द्रव्यमान गुणे वेग। तो कुल संवेग दोनों को जोड़ देंगे। समझ रहे हैं? तो हमारे पास दो मान लीजिए पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है और उसका वेग u1 और u2 है। तो जब दोनों अलग अलग तरीके से मान लीजिए जा रहे हैं तो गति कर रहे हैं तो उनका कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 है। इतना तो कोई भी बता सकता है ना। कुछ ना पढ़ाओ फिर भी व्यक्ति हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। देखो, अब ये दो वस्तु हैं या दो पिंड हैं, है ना, इनका अलग अलग संवेग है, अलग अलग वेग है, अलग अलग द्रव्यमान है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक दोनों आपस में टक्कर कर गए, टक्कर, है ना कहीं संघट्ट हो गया। संघट्ट होने के बाद इनका द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दो व्यक्ति हैं भाई और जा रहे हैं, कहीं पे जाकर टकरा जाएंगे तो उनका द्रव्यमान थोड़ी ना बदल जाएगा। आप यदि 50 केजी के तो 50 ही केजी रहेंगे, लेकिन वेग जरूर बदल जाएगा। जैसे दो बाइक आपस में टक्कर कर जाए तो कोई बाइक तेजी से चलने लग जाएगा, कोई वहीं पे गिर जाएगा, तो वेग क्या है, बदल जाएगा। तो दो पिंड हमारे पास है या दो वस्तु हैं, है ना, टक्कर के बाद इनका वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है। जिनका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान वही रहेगा। अच्छा, अब यदि मैं इनका संवेग कहूं तो कहोगे m1 v1 और दूसरे का m2 v2। तो कुल संवेग यानी संघट्ट के पहले यानी संघट्ट के पूर्व इतना संवेग था और संघट्ट के बाद इतना संवेग है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम आप लगाओगे, बिल्कुल चिंता ना करो। अभी तो इतना समझ लो, इतना समझ लो भाई साहब कि दो पिंड हैं, दो वस्तु हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग है और वेग अलग अलग है। संघट्ट के पूर्व यदि उनका संवेग, संवेग का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग और द्रव्यमान गुणे वेग। तो दोनों का मैंने योग कर दिया तो संघट्ट के पूर्व कुल संवेग। भाई रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यदि कोई बाह्य बल न लगाए, हमारे पास ए और बी दो वस्तु हैं या पिंड हैं, इन पर यदि कोई बाह्य बल न लगाए तो जितना संवेग इस संघट्ट के पूर्व है उतना ही संवेग संघट्ट के बाद होगा। यही तो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि संघट्ट के पहले जितना संवेग होगा उतना ही संघट्ट के बाद ही हमको प्रूव करना है। लेकिन हम मान कर चल रहे हैं, प्रूव करने के लिए हमको मान कर चलना है कि कहीं ना कहीं संघट्ट हुआ, आपस में टकराए तो उनका कहीं ना कहीं संवेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, वो चीज अपन लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो वस्तुएं या पिंड है a और b जिनका संवेग वेग क्रमशः u1 और u2 है। तब दोनों वस्तुओं का संवेग कितना हो जाएगा,
तो हमने आपको बता ही दिया कि संवेग कितना होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग कितना होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान गुणे वेग, है ना। संवेग कितना होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, m1u1 प्लस m2u2, दोनों का निकाल रहे हैं ना। अच्छा, कुछ समय पश्चात, जैसे मान लीजिए दोनों वस्तुएं कुछ दूर तक जा रही होती है, गति कर रही होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात इसमें क्या हो जाता है, टक्कर हो जाता है, आपस में टकरा जाते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ समय पश्चात ये आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद इनका वेग क्रमशः बदल जाता है। ये चीज भी मैंने बताया कि भाई साहब यहाँ पर देखो, संघट्ट के बाद इनका वेग कितना हो गया, v1 और v2। पहले a था, b है ना, दोनों का वेग u1 u2 था, लेकिन संघट्ट हुआ तो वेग बदल गया, और वेग बदल कर क्या हो गया, v1 और v2, v1 और v2। जब आपका वेग बदल गया तो कहीं ना कहीं संवेग भी हो जाएगा, तो संघट्ट के बाद संवेग कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। इतना तो मैंने डायग्राम में ही समझा दिया था, रटने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना मैंने डायग्राम में ही समझा दिया था। चलो, अब बच्चों यदि दो पिंड आपस में टकराएं, दो वस्तु आपस में टकराएं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अरे बहुत सिंपल है यार, लॉजिक और कुछ नहीं है। दो वस्तु आपस में टकराएं, जैसे हम कह रहे हैं भाई साहब, हमारे पास एक ये A है और दूसरा ये B है, ठीक है। जब भाई साहब पहला दूसरे को धक्का देगा, पहला दूसरे को धक्का देगा, यानी उस पर जो बल लगेगा पहले के कारण दूसरे पर, तो F21, ठीक है। और इसके बाद यदि हम कह दें कि दूसरा भाई जो है पहले पर धक्का दे, तो दूसरा लगा रहा बल F21 दूसरे के कारण पहले पर लग रहा है, क्या, F21 दूसरे के कारण पहले पर बल लग रहा है। मतलब भाई साहब टक्कर हो रहा है, दो वस्तुएं हैं A और B, उनके बीच में क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। जब टक्कर हो रहा है तो क्या हो रहा है कि A B को धक्का दे रहा है और B A को दे रहा है। मतलब ये हमारे पास दो वस्तु हैं A और B, तो ये इस पर बल लगा रहा है, ये इस पर बल लगा रहा है। तो जब A B पर लगा रहा है तो पहले के कारण दूसरे पर लग रहा है, और जब B A पर लगा रहा है बल, तो दूसरे के कारण पहले पर लगा रहा है। और न्यूटन का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जब पहला व्यक्ति दूसरे पर लगाया या दूसरा व्यक्ति पहले पर लगाया, परिमाण में तो बराबर है लेकिन विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। मतलब वस्तु A और B जब आपस में टकराएंगे तो इनमें बराबर बल लगेगा, किंतु न्यूटन गति का तृतीय नियम है ना, आप अपने हाथ को, है ना, दीवार पर मार दो साला, है ना, तो आपका हाथ टूट जाएगा। दीवार पर धक्का लगेगी लेकिन दीवार भी अपना फोर्स दिखा देगा। प्रैक्टिकल करके देखना अपना सर, कभी बच्चे गुस्सा होते हैं तो सर को दीवार पर ठोकते हैं, वो ऐसा नहीं, वो सोचते हैं कि हमें लगेगा ही नहीं, दीवार भी धक्का देता है बच्चों। आप भी ट्राई कर लो, सर को दीवार पर पटक दो, पटकना नहीं तो मौत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो भाई साहब जब सर को दीवार पर पटकोगे ना तो दीवार भी भले ठोस है, निर्जीव है, मत समझना। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कुछ भी समझ लो। जमीन से आप टकराते हो ना तो आपके पैर में भी चोट लग जाती है, सिंपल है, समझ रहे हो। तो ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जब दो वस्तुएं आपस में टक्कर करेंगी बच्चों, तो कहीं ना कहीं दोनों पर बल लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। आवेग क्या कहता है, बल और समय, बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। मतलब यहां पर मैं ऐसा तो कर सकता हूं, जो करना है दोनों पक्षों में करना है, समय का गुणा कर देता हूं। भाई टक्कर कर रहे हैं तो समय तो बराबर ही लगेगा, ऐसा चीज ये बन जाता है आवेग। आवेग का मतलब ये हो गया पहले के कारण दूसरे पर, है ना, और ये जो आवेग जैसे दर्शाते हैं दूसरे के कारण पहले पर, आवेग होता है। आवेग किसे बोलते हैं, बल, जो भी हम उस वस्तु पर बल लगा रहे हैं और बल लगाने से जो कार्य करने में समय लगता है उसे हम बोलते हैं, उनका गुणनफल आवेग कहलाता है। सिंपल है, ये चीज समझ रहे हो ना, ये जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीज सीख लो आप। न्यूटन की गति का तृतीय नियम लगेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब देखो लिखा मिलेगा तो कहोगे सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है कि संघट्ट के दौरान A B पर लगा रहा है, मतलब पहले के कारण दूसरे पर बल लग रहा है, ठीक है, और B भी A पर लगा रहा है। भाई A B पर लगा रहा है मतलब पहले कारण दूसरे पर, और B A पर लगा रहा है दूसरे कारण पहले पर, तो बल जो है दोनों बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। ये माइनस किस बात का प्रतीक है, क्योंकि भाई साहब परिमाण में तो बराबर लेकिन विपरीत है। दोनों पक्षों में आप डेल टी का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में आप डेल टी का गुणा कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेल टी का गुणा कर दिए, क्यों,
क्योंकि आवेग संवेग प्रमेय हम लगाएंगे बच्चों, आवेग संवेग प्रमेय। अब ये सर आवेग संवेग प्रमेय क्या कहलाता है? आवेग संवेग प्रमेय ये है कि वस्तु का आवेग और वस्तु में संवेग में परिवर्तन। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि F, देखना थोड़ा सा, F12 पहला दूसरे पर लगाता है का आवेग, थोड़ा समझना, पहला दूसरे पर लगा रहा, देख लो ना, F21 का मतलब पहला दूसरे पर लगा रहा, मतलब दूसरे में संवेग में परिवर्तन होगा, यानी B के संवेग में परिवर्तन होगा, B के संवेग में परिवर्तन होगा, परिवर्तन, ठीक है, B के संवेग में परिवर्तन, मतलब F21 का मतलब ये हो गया, आवेग क्या कहता है? उस पर लगाया गया बल और जो समय लग रहा है, और संवेग में परिवर्तन क्या है भाई? अंतिम संवेग B का क्या है? M2V2, सही है, परिवर्तन करेंगे यानी प्रारंभिक में से घटाएंगे, M1U1, सिंपल है, इस संवेग में परिवर्तन हो रहा है, समझ में आ रहा है? और इसी प्रकार बच्चों जब कहेगा कि भाई दूसरा धक्का दिया पहले को, तो इसका भी कुछ ना कुछ आवेग होगा, तो आवेग संवेग प्रमेय कहता है कि वस्तु का आवेग, जो भी बल है उस बल का आवेग है ना, जो भी संवेग में परिवर्तन होगा, दूसरा धक्का दिया ए को तो ए के संवेग में परिवर्तन होगी, सही बात है कि नहीं भाई? दूसरा धक्का दिया पहले को तो किसके संवेग में परिवर्तन होगी भाई? जिसको धक्का मिलेगा, सिंपल है। तो इसका M1 था ना, है ना, गड़बड़ हो गया यार, गड़बड़ क्या हो रहा है सर? हमने इसको माना था M2 तो M2 ही रहेगा, U2 तो U2 रहेगा, बस इतना ही गड़बड़ है। और यहाँ पर M2V2 अंतिम संवेग, अरे गड़बड़ क्या कर रहे हो सर? M1 होगा ना, ए को हम 1 माने हैं, ठीक है, चलो, और ये हो जाएगा M1U1, ऐसा कुछ करके, क्योंकि B को हमने 2 माना है और A को हमने 1 माना है, मतलब पहला वस्तु माना है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया आवेग संवेग प्रमेय से। F21 का मान निकल कर आ गया और भाई साहब डेल टी के फॉर्म में, और F12 दोनों का मतलब यहां पर निकल कर आ गया F21 इंटू डेल टी। आवेग का मतलब होता है जितना हम बल लगा रहे हैं और उस बल को लगाने में जो समय लग रहा है कार्य करने के लिए। ठीक, चलिए, तो अब आप लोग इतना यदि समझ गए होंगे तो भाई साहब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि F21 पहले के कारण दूसरे पर यानी B पर परिवर्तन, तो B का अंतिम संवेग कितना है? M2V2 माइनस M2U1। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार F12 मतलब दूसरे के कारण पहले पर, B ने धक्का मारा A पर, तो भी कितना हो जाएगा? M1V1 माइनस M1U1। ठीक, अब इसका मान आप रख दो, कहां पे रखोगे? ये जो आपने समीकरण 1 दिया है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, आवेग संवेग प्रमेय निकल कर आ गया। न्यूटन गति का तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यहाँ पर विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, सिंपल है, तो भाई साहब यहाँ पर हमने विपरीत प्रतिक्रिया लगा दी। अच्छा, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे F21 इंटू डेल टी का और F21 इंटू डेल टी, दोनों का मान रख देंगे। तो जब दोनों को मान रख देंगे तो देखो जरा, F21 डेल टी का मान M2V2 माइनस M2U2, ये रख दिया हमने इधर, और भाई साहब इसका मान जो M1V1 माइनस M1U1 इधर रख दिया। हाँ, बशर्ते एक कंडीशन है, माइनस लगा रहना चाहिए। क्या हो गया भाई? एक मिनट, देखो ये मोबाइल थोड़ा सा ब्लर दे रहा है, चलो चलो कोई बात नहीं। तो ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है F21, ठीक है, 1 मिनट, चलो, तो हमारे पास F21 डेल टी और माइनस F12 डेल टी का मान हम रख रहे हैं बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया F यहाँ पर दोनों का, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगे रहने दो, माइनस लगाना ही पड़ेगा आपको, इतना क्लियर है? माइनस लगा दिया आपने। इसके बाद बच्चों देखो ये हमारा सेम है, बस एक काम करना है कि जैसे मान लीजिए जो माइनस में उसको प्लस में करना, जो प्लस है उसको माइनस में करना है। जैसे ये माइनस है तो प्लस को माइनस कर दिया और माइनस माइनस प्लस कर दिया, और M1U1 प्लस में हो जाएगा, M2U2 यदि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब M1U1 प्लस M2U2। थोड़ा इसको समझा देते सर तो अच्छा रहता है ना, यही मन में लग रहा होगा। देखो जरा, M2U2 यहाँ पर आपका V2 है, V2 माइनस M2U2, अभी मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ,
माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 v1 प्लस हो जाएगा m1 u1। देखो ये प्लस में है ना, देखो जरा प्लस में है, हाँ सर प्लस में है, ये माइनस का इधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा m2 u2। ठीक है, ये आपका क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो m1 v1 और ये ऑलरेडी प्लस में है m2 v2। अब देखो संघट्ट के पहले का संवेग बराबर संघट्ट के बाद का संवेग, दोनों समान है, संघट्ट के पहले का संवेग और संघट्ट के बाद का संवेग, और यही तो है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, संघट्ट के पूर्व का संवेग बराबर संघट्ट के बाद का संवेग। बस कंप्लीट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।